वो शाम का समय था। मैं हाईवे पर ड्राइविंग कर रहा था। मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद अपने घर वापस जा रहा था। मैं उस समय बहुत ही थका और बीमार सा था, तो मैंने डिसाइड किया कि आज रात मैं होटल में ही रुकूंगा। वो होटल बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी थोड़ा सा क्रीपी था। मैं रिसेप्शन पर गया और अपने रूम की चाबी ले ली। मेरा रूम नंबर 23 था। मैं हॉलवे से जा रहा था। जब मैं दरवाज़ों के पास से गुजर रहा था तो मैंने किसी बच्चे की हंसी सुनी। वो रूम नंबर 20 से आ रही थी, जो कि मेरे कमरे से 2 कमरे पीछे था। मैंने चलना बंद कर दिया। मैंने देखा कि वो दरवाज़ा बाकी दरवाज़ों से बहुत अलग था। वो बहुत पुराना था और उसमें एक बहुत बड़ा की होल था, जो कि झांकने के लिए काफ़ी था। मैं सच में बहुत क्यूरियस हो रहा था कमरे के अंदर झांकने के लिए। मैंने कमरे के अंदर झांका तो मैंने देखा कि एक लड़की बेड पर बैठी हुई थी और वो नीचे की तरफ देखे जा रही थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसने अपना चेहरा अपने बालों से ढक रखा था। उसने एक नाइट ड्रेस पहन रखी थी जो कि बाबा आदम के ज़माने का था, और वो गंदा भी था। ये सब थोड़ा अजीब था, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में आकर सो गया। सुबह हो चुकी थी। मैं फिर से हॉलवे पे आ चुका था। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे मन में ख्याल आया कि एक बार रूम नंबर 20 को फिर से देखना चाहिए। तो मैं वहाँ पर रुका और होल के थ्रू देखने लगा, लेकिन इस बार मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया और ना ही कुछ सुनाई दिया। आज की होल लाल सा दिखाई दे रहा था। मुझे लगा शायद कल उस लड़की ने मुझे झांकते हुए देख लिया होगा, तो उसने की होल को लाल कपड़े से ढक दिया होगा। मुझे इसकी वो हरकत बहुत पसंद आई, तो मैं मुस्कुराकर पीछे मुड़ा और अपने रास्ते चला गया। वहाँ से जाने से पहले मैंने रिसेप्शन पर पूछा, हेई, रूम नंबर 20 में कौन रहता है और उसका दरवाज़ा इतना पुराना क्यों है, और क्या वो लड़की वहाँ पर अकेली रहती है? पहले तो वो दंग रह गई और फिर बोली, ओह, यू मीन रूम नंबर 20? आज से 40 साल पहले रूम नंबर 20 में एक फैमिली रहने आई थी। उनकी एक छोटी सी लड़की भी थी, पर पता नहीं उन्होंने उस बच्ची को मार दिया। उसी रूम में जब वहाँ पर पुलिस पहुँची तो उन्होंने खुद को भी मार लिया था। लेकिन भयानक बात यह थी कि इस घटना के बाद जब भी कोई गेस्ट वहाँ पर रहने आता, उसे वो लड़की हॉल में दिखाई देती थी। उनका कहना था कि उसकी आंखें बहुत लाल थीं। जैसे ही मैंने ये सुना, मैं वहीं पर जम गया। मेरे मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। फिर वो लाल चीज़ क्या थी? क्या वो मुझे भी देख रही थी जैसे कि मैं उसे देख रहा था? मैं अफ़गानिस्तान से हूँ और साल 2003 में मैं और मेरी फैमिली फ्रांस में जाकर शिफ्ट हो गई। और जब ये घटना घटी तब मैं 12 साल का था। 2001 और 2003 के बीच आतंकवादियों ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया था। वे हमारे घर को एक हेडक्वार्टर के तौर पर यूज़ करते थे, जहां से सारे अटैक्स को प्लान किया जाता था। और इसी बीच मेरे फादर को एक जेनेटिक बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से वह अपने हाथ पैर को ढंग से हिला भी नहीं सकते थे। और यही वजह थी की वजह से हम उन आतंकवादियों को रोक नहीं सकते थे। और जब वो आतंकवादी हमारे घर के अंदर घुसे थे तो वो मोमेंट मेरे और मेरी बहनों के लिए बहुत ही डरावना मोमेंट था। लेकिन ये बातें अब हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल हो गई। न्यूयॉर्क सिटी में जंग शुरू होने के 1 साल बाद जब हमारे शहर में ट्रेडिंग बंद हो जाती थी, तो ये आतंकवादी हमारे जैसे छोटे छोटे गांवों पर कब्जा कर लेते थे। जब उनके कई साथी मारे गए तो उन्होंने अब सेना में नए लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया। जब उन्हें पता चला कि मेरे पापा पैरालाइज्ड हैं और वो कुछ भी नहीं कर सकते, तो सबसे पहला बंदा मैं ही था जो उनकी टीम में जाकर शामिल हुआ था। मैं और मेरे साथ के लड़कों को आंखों पर पट्टी बांधकर ट्रक में ले जाया गया था, और वो भी शहर से दूर। फाइनली हम उस जगह पर पहुंच गए। थोड़ी ही देर में ट्रक भी चलना बंद हो गया और हमने अपनी अपनी आंखों में से पट्टियां उतारी और हमने देखा कि बहुत ही अंधेरा हो चुका था। हमें कहा गया केव के सामने एक लाइन बना लो। उस आतंकवादी के कहने पर हम सभी के सभी नीचे उतर गए और केव के सामने ही लाइन बाय लाइन खड़े हो गए। हमने उस केव की तरफ देखा तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही था और
कुछ भी नहीं था। इट्स टोटली ब्लैक। वहाँ पर टोटल 5 आतंकवादी खड़े हुए थे जिन्होंने अपने मुंह को ढक रखा था और उनके हाथ में गन थी। वो शायद अपने लीडर का इंतजार कर रहे थे कि हमें आकर स्पीच देता। हम टोटल 7 लड़के थे और ऑब्वियसली मैं उनमें से सबसे बड़ा था। मेरे पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। इनका बर्ताव बहुत ही बुरा होता है। वे लोग इतने ज़्यादा क्रूर होते थे कि अपने ही देश के लोगों को बहुत तड़पा तड़पा कर मारते थे। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि उनको सेटिस्फैक्शन किस चीज़ पर मिलता था। मैं लाइन के बिल्कुल ही आखिर में खड़ा हुआ था। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे यहाँ से कैसे न कैसे करके भागना है। मैं तेजी से भागने लगा। वे लोग मुझे पीछे से बहुत आवाज़ें लगा रहे थे लेकिन मैंने किसी की ना सुनी। मैं आगे बढ़ते गया। मैं जैसे जैसे बढ़ रहा था रास्ता और भी नैरो होता जा रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रक की हेडलाइट्स ऑन हो चुकी थी लेकिन मैं सिर्फ भागता रहा और फाइनली मैं एक ओपन एरिया में आ चुका था। उन आतंकवादियों के चलने की आवाज़ और भी करीब आते जा रही थी। मैं एक पत्थर के पीछे छुप गया और वो आतंकवादी भी अब वहाँ पर पहुँच चुके थे। मेरे पास पहुँचते ही उन्होंने यहाँ वहाँ देखा और फिर उन्होंने कहा कि अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो हम तुम्हें दूसरे बच्चों का शिकार बनाएंगे। मैं उनकी बातों से डर चुका था तो मैंने पत्थर के पीछे से पीक करने की सोची। जैसे ही मैंने पीक किया एक AK-47 मेरे सर के ऊपर ही खड़ी थी। उस आदमी ने मुझे ढूंढ लिया था और खड़े होने को कहा। मैं जैसे ही खड़ा हुआ हमने किसी के चीखने की आवाज़ सुनी। हमने देखा कि दूसरा आतंकवादी जमीन पर गिरा हुआ था और उसके ऊपर 4-5 जायंट स्पाइडर्स थे। अगर मेरा अनुमान ठीक है तो वो स्पाइडर्स घर के पालतू बिल्ली के साइज़ के थे और आप मानोगे नहीं वो इतने ज़्यादा खतरनाक थे। उन्होंने एक ही झटके में उस आदमी को ख़त्म कर दिया। दूसरे आतंकवादी ने भी जब यह देखा तो उसकी भी सांसें बंद हो गईं। ये भागने का सबसे अच्छा टाइम था। मैं जल्दी जल्दी भागने लगा। गुफा में बहुत ही अंधेरा था लेकिन मैं भागते रहा और उन हेडलाइट्स का पीछा करने लगा और तभी गोलियां चलने की भी आवाज़ आने लगी और साथ में आतंकवादियों के चीखने के भी। मैं एंट्रेंस तक पहुंचने ही वाला था कि तभी हेडलाइट्स भी बंद हो गई और गुफा में अब पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका था। ये सबसे बुरा टाइम था अंधेरे में होने का। लेकिन मैं जैसे तैसे करके गुफा के बाहर पहुंच ही गया। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मुझे एक ही डर सताए जा रहा था कि वो उस गुफा में से निकलेंगे और मुझे भी चबा जाएंगे। मुझे सामने ही एक रोड दिखाई दे रहा था। मुझे पता था कि वो स्पाइडर्स कभी भी मुझ पर हमला कर सकते हैं तो मैं जितना तेज़ हो सका उतने तेज़ी से भागने लगा। कुछ देर भागने के बाद मुझे अपने गांव के कुछ मकान दिखे। मुझे अपने गांव तक पहुंचने के लिए 2 घंटे लग चुके थे लेकिन मैं सही सलामत अपने गांव पहुंच चुका था। जब मैं यहाँ मौजूद नहीं था तो अमेरिकन सोल्जर्स ने मेरे गांव को उन आतंकवादियों के कहर से बचा लिया था। एक सोल्जर मुझे अपने साथ ले गया कुछ सवाल जवाब करने के लिए। उन्होंने जो जो पूछा मैंने सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे कहाँ छिपा रखा था एंड ऑल द स्टफ। इवेंचुअली उन्होंने मुझे अपने घर ड्रॉप कर दिया। मेरी माँ मुझे जिंदा देखकर बहुत खुश हुई। मैं भी बहुत खुश हुआ। लेकिन मैं जब भी अपने पास्ट को याद करता हूँ तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मुझे उतना डर जब नहीं लगा जबकि आतंकवादी मुझे अपने घर से दूर ले गए, लेकिन जब लगा जब वो जायंट स्पाइडर्स को मैंने देखा। ये बात 2 साल पहले की है जब मैं अपना घर चेंज कर रही थी। हम लोगों ने एक नया घर खरीदा था। वो काफ़ी बड़ा नहीं था पर मेरे लिए सेटिस्फाइंग था क्योंकि वो हमारा था। जब एक रात में बारिश के मौसम में अकेली सुनसान सड़क पर चल रही थी। मेरे आसपास कोई नहीं था क्योंकि आधी रात हो चुकी थी और उस सड़क पर एक भी व्हीकल नहीं था। मैं अपनी एक फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके घर पे गई थी और अब मैं अपने घर पे आ रही थी। बट सडनली मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं तुरंत पीछे मुड़ी पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गई पर मेरा घर अब ज़्यादा दूर नहीं था। ये देखकर मेरी जान में जान आई। जल्दी जल्दी घर में जाने लगी पर तभी कुछ ऐसा हो गया। मैंने चाबी निकालने की कोशिश की और किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाँ, वो एक आदमी था जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उसकी अजीब सी स्माइल थी और वो अपनी आंखों को घुमाए जा रहा था। मैंने अपने आसपास देखा पर आसपास कोई भी नहीं था क्योंकि
ये रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैं अब तक बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। मैंने उसे मारने की कोशिश की बट उस पर किसी बात का असर ही नहीं हो रहा था। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दी। बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। मेरे पापा आए और मुझे गले से लगा लिया। मैंने उन्हें बताया कि मेरे पीछे एक आदमी था, पर जैसे ही मैंने वहाँ पर देखा वहाँ कोई भी नहीं था और मैं उस रात बिल्कुल भी नहीं सो पाई। सुबह मैं रिलैक्स करने के लिए मैंने टीवी ऑन कर ली। टीवी पर किसी लड़की के मर्डर की चर्चा चल रही थी जो कि बिल्कुल सेम मेरे ही एज की थी। मैं ये देखकर बहुत डर गई। उस लड़की की बॉडी को बहुत ही नुकीली चीज़ से काटा गया था और उसके पीछे एक नोट भी था जिस पे लिखा हुआ था शी डिडंट ट्राई टू फाइट बैक सो आई किल्ड हर विद स्माइली फेस। मैं तुरंत समझ गई कि ये वही आदमी है और मैं सोचने लगी कि अगर मैं उससे लड़ती ना, अगर मेरे पापा ने मेरा दरवाज़ा ना खोला होता तो आज मैं उस लड़की की जगह होती। ये जो मेरे साथ अभी हाल ही में हुआ, उसने मेरी ज़िंदगी को एक डरावने सपने की तरह बना दिया और मैं अभी तक उससे उभर नहीं पाया। मैं कैलिफोर्निया से हूँ और हमारा कॉलेज बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार रहा है। हालांकि कभी कभी हम एक दूसरे का मजाक उड़ा लेते थे, लेकिन आज तक इतना भयानक काम किसी ने नहीं किया था और शायद किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए हम वो ऑनलाइन गेम खेलते रहे, अमंग अस। इतने लंबे क्वारंटीन के बाद कॉलेज जाना बहुत ही मज़ेदार था, बट फिर भी कोविड-19 की वजह से हमारे फुटबॉल कोच ने साफ साफ मना कर दिया और कहा दिसंबर तक कोई भी मैच नहीं होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं लॉकर रूम के लड़कों के पास कितना टाइम था काटने के लिए। तो हम सब फुटबॉल प्रैक्टिस के टाइम कैफ़े एरिया में बैठ के अमंग अस खेलने लगे। जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता मैं आपको बताता हूँ। इस गेम को ऑनलाइन खेला जा सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें एक प्राइवेट कोड देकर, और जो लोग अकेला खेलना चाहते हैं वो पब्लिक सर्च करके अननोन लोगों के साथ खेल सकते हैं। ये गेम मर्डर मिस्ट्री पर आधारित है। इसमें दो तरह के प्लेयर्स होते हैं, एक क्रूमेट्स और दूसरा इम्पोस्टर्स। सभी प्लेयर्स को एक स्पेसशिप में उतार दिया जाता है। क्रूमेट्स अपना टास्क पूरा करते हैं ताकि वो जीत सकें और इम्पोस्टर उन्हें किल करने की तरकीबें सोचता रहता है। क्रूमेट की डेड बॉडी मिलने पर एक मीटिंग बैठाई जाती है जहाँ पर सबको वोट करना होता है कि इम्पोस्टर कौन हो सकता है। गेम चलती जाती है जब तक कि इम्पोस्टर पकड़ा नहीं जाता। कहने का मतलब ये है कि हम टोटल 10 लड़के थे और हम प्राइवेटली खेलने के लिए कंफर्टेबल थे और अननोन प्लेयर्स की ज़रूरत भी नहीं थी। अब कोड सबके पास पहुँच चुका था। हमने गेम स्टार्ट की। गेम 3 इम्पोस्टर को अलाउ करता था, पर हमने एक ही लिया ताकि गेम में ज़्यादा मज़ा आए। गेम ने अवतार कुछ इस तरीके से बनाए थे कि हमें पता ही नहीं लग रहा था कि किस लड़के का कौन सा अवतार है, और हमने उसे सीक्रेट ही रखा ताकि गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग सा हो जाए। पहले ही दिन हम स्कूल के बाद उस गेम में घुस गए। गेम खेलने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। हमने 2 इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई थी क्योंकि इम्पोस्टर कोई चाल ही नहीं चल रहा था। सब लोग इम्पोस्टर का मजाक उड़ाने लगे बिना जाने कि वह था कौन, क्योंकि इम्पोस्टर गेम को बहुत बोरिंग बना रहा था। क्या बेवकूफ़ है, लगता है इम्पोस्टर की फटती है किसी का मर्डर करते हुए। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। मैंने सबका चेहरा देखा पर पहचान में नहीं आया कि कौन इम्पोस्टर हो सकता है, बल्कि गेम ख़त्म होने के बाद हमें उनकी आइडेंटिटी भी बताई जाती थी, पर हम अब तक नहीं समझ पाए कि रियल इम्पोस्टर कौन था। तेज़ बारिश की वजह से हम लोग कल स्कूल भी नहीं गए और साथ में गेम खेलने लगे। गेम में इम्पोस्टर ने 7 क्रूमेट्स को मार दिया, वो भी बिना पकड़े हुए। गेम अब बहुत इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा था। किसी ने भी इम्पोस्टर की आइडेंटिटी रिवील नहीं की फॉर ऑब्वियस रीजंस। गेम ख़त्म होने पर हमें पता चला कि ब्लू कलर का क्रूमेट इम्पोस्टर था। नया मैच शुरू होने से पहले हमने डिसाइड किया कि हम अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे ताकि कोई गैस ही नहीं कर पाए कि कौन कौन है। मैं बेड पर चला गया और सोचने लगा कि इम्पोस्टर कौन हो सकता है, और फिर वहाँ पर सो गया। जब मैं अगली सुबह उठा तो मैंने देखा कि मेरे पापा कॉलेज के प्रिंसिपल से बात कर रहे थे। ये देखने के लिए मैं नीचे कॉरिडोर में चला गया और मैंने कहा, क्या हुआ पापा? उन्होंने घबराते हुए कहा, कल रात तुम्हारे एक फ्रेंड की डेथ हो गई। स्कूल बोर्ड सबको कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो सावधानी बरतें क्योंकि पुलिस को लगता है कि उसका मर्डर हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था ये बात सुनकर। मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया तो पता चला कि वो लियम था। वो कल रात को अपने बैकयार्ड में कचरा डालने के लिए गया था और किसी ने उस पर
चाकू से हमला कर दिया, जैसे कि अमंग अस गेम में होता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो गेम मेरे दिमाग में क्यों आई। जैसे ही लियम के मर्डर के बारे में मुझे पता चला, तब अगर मैं उस दिन अपनी गट फीलिंग को साइड में रख देता तो इतना सब कुछ नहीं होता। कॉलेज ने एक शोक सभा आयोजित की उसके परिवार वालों और उसकी आत्मा की शांति के लिए। 10 लोगों का ग्रुप अब 9 का हो चुका था। कुछ दिन बीते और हम लोग वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में आने लगे। एक शाम मैं घर में बैठा बोर हो रहा था, तब एक फ्रेंड ने हमें सजेस्ट किया कि हमें अमंग अस खेलना चाहिए ताकि हमारा टाइम आसानी से कट सके। सब लोग लियम की मौत के बाद थोड़े से मायूस रहने लगे। हमने सोचा कि ये एक अच्छा रास्ता होगा हमारा ध्यान भटकाने के लिए। हमने गेम शुरू की और 2 राउंड खेलने के बाद हमें थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। अपने क्रूमेट से दूसरे मैच को जीतने के बाद सब कुछ वैसा ही होने लगा। इम्पोस्टर पहले तो सबको मारता और फिर चैट बॉक्स में झूठ बोलकर बच जाता बार बार। इस बार मैंने ग्रुप चैट में पूछा कि तीसरे राउंड में इम्पोस्टर कौन था। क्रिस्प और जैक ने बताया कि वो पहले और दूसरे राउंड में इम्पोस्टर्स थे, और जब मैंने तीसरे का पूछा तो सब ने कहा वो नहीं थे। मुझे लगा कि हम में से कोई झूठ बोल रहा है, पर मुझे पता नहीं कि क्यों। मुझे कुछ तो अजीब लग रहा था। मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि मुझे अब और नहीं खेलना है, और वो गेम छोड़ दी। उस दिन के बाद असली डरावनी चीज़ें होनी शुरू हुई। मेरे दोस्तों की रहस्यमय तरीके से मौतें होना शुरू हो गईं। स्कूल की लाइब्रेरी में मरा हुआ पाया, उसकी भी गर्दन काटी गई थी, गले से खून निकल रहा था और ज़मीन को पूरी तरह लाल कर दिया था। और फिर सैम चीयरलीडर्स ने उसे अपने ही खून में तैरते हुए पाया। मौत का कारण किसी ने गला काट दिया। हमारे 3 दोस्तों की खतरनाक तरीके से मौत के कारण हम लोग अब डर के मारे कांप गए। हम लोगों ने स्कूल के बाद बाहर जाना छोड़ दिया, सड़कों पर घूमना छोड़ दिया। एक दिन जैक मुझसे पागलों की तरह मिलने आया। वो बहुत डरा और घबराया हुआ था। मैंने उससे पूछा क्या हुआ। उसने टूटी सी आवाज़ में कहा, मुझे लगता है कि हमारे ग्रुप में से ही कोई रियल लाइफ इम्पोस्टर है। मुझे पहले तो समझ नहीं आया, तो मैंने उससे पूछा तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? हम में से कोई इम्पोस्टर बनने की एक्टिंग कर रहा है। हम में से ही कोई ये गेम रियल लाइफ में खेल रहा है और बहुत एंजॉय भी कर रहा है। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। एक दिन जैक मेरे घर पर मुझसे मिलने आया। वो बहुत डरा और घबराया हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ? उसने टूटी सी आवाज़ में कहा, मुझे लगता है हमारे ग्रुप में कोई एक इम्पोस्टर है। पहले तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर मैंने उससे पूछा कहना क्या चाहते हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? हम में से ही कोई इम्पोस्टर बनने की एक्टिंग कर रहा है। ये गेम रियल लाइफ में खेल रहा है और बहुत एंजॉय भी कर रहा है। ये सुनकर मैं थोड़ा सा घबरा गया। जैक और मैंने डिसाइड किया कि कल हम ये सारी बातें प्रिंसिपल को बताएंगे। कल सुबह मैं स्कूल गया और जैक के आने का वेट करने लगा। ये बातें मैंने अपने दोस्तों को नहीं बताई क्योंकि मैं उन्हें डराना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद जैक भी आ गया। मैंने उसे हाय कहा और फिर जैक बोला, मैंने अभी कुछ देर पहले प्रिंसिपल को कॉल किया था। उन्होंने कहा है कि वो 1 घंटे बाद आएंगे। तब तक मुझे लाइब्रेरी में जाकर बुक्स लौटानी है। मेरे पास वेट करने के अलावा कोई भी और ऑप्शन नहीं था, तो मैं भी उसके साथ ही चला गया। लाइब्रेरी खाली थी क्योंकि आजकल यहाँ पर बच्चे बहुत ही कम आते हैं। जैक ने मुझे आखिरी शेल्फ की तरफ इशारा किया और उस तरफ जाने लगा। उसने अपना बैग मुझे दे दिया क्योंकि उसके हाथ ऑलरेडी बुक से भरे हुए थे। जब वो बुक्स रखने गया, मैंने अपना फ़ोन चेक करने का सोचा, तो मैंने उसका बैग पास के टेबल पर रखा, और जैसे ही मैंने बैग टेबल पर रखा, मुझे एक भारी मेटल की आवाज़ आई, जैसे उसके बैग में से कोई भारी चीज़ टेबल से जाकर लड़ गई हो। मैंने बैग खोल कर देखा और जो मैंने देखा उससे मेरा दिल धड़कना बंद हो गया था। जैक के बैग में एक तेज़ धार वाला चाकू रखा हुआ था। मैं जैक को डर की नज़रों से देखने लगा। वो अपनी किताबें अरेंज करने में बिजी था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, जैक इधर आओ और मेरा बैग भी लेते आना। उसके अंदर मेरी कुछ बुक्स हैं। मुझे पता था आगे क्या होने वाला है। मुझे अपने पास बुलाने के लिए वो बहाना बना रहा था ताकि लैम और क्रिस की तरह मेरा भी गला काट सके। मैंने 1 सेकंड का भी वेट नहीं किया। मैंने उसका बैग हाथ में लिया और सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में भागा। अब तक पुलिस भी हमारे कैंपस में आ चुकी थी। उन्हें जैक के लॉकर रूम से खून से लथपथ कपड़े मिले। जैक को हथकड़ियाँ पहनाकर कस्टडी में लिया गया। हम उसकी तरफ देखते रहे जब तक कि वो अंदर ना बैठा था, कि तभी वो हमारे पीछे मुड़ा और एक भद्दी और डरावनी आवाज़ में कहा, कसम से दोस्तों, ये रियल लाइफ में और भी ज़्यादा मज़ेदार है। जिस जैक को मैंने उस टाइम देखा वो मेरा दोस्त नहीं था।
उसकी स्माइल इतनी डरावनी थी कि मैं वहीं पर सुन पड़ गया। जैकब एक पागल खाने में है और डॉक्टर्स को लगता है कि ये सब उस गेम के जुनून के कारण हुआ है। उसने ये सारे मर्डर सिर्फ उस गेम के चलते कर दिए। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक गेम ने मेरे फ्रेंड की पूरी ज़िंदगी ही बदल के रख दी। सो इस स्टोरी से शायद आपको भी ये अंदाज़ा लग गया होगा कि किसी भी ऑनलाइन गेम को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम उसे कंट्रोल ना करके अगर वो तुम्हें कंट्रोल करने लगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जिससे कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दो हमेशा के लिए। तो अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी मॉम बहुत गुस्से वाली औरत है। उनका बिहेवियर काफ़ी रूड था। जब भी वो किसी फॉर्चून टेलर के पास जाती थी तो सभी उनसे यही बोलते थे कि अगर वो एक शॉमैन होती तो आज वो बहुत सक्सेसफुल होती। सब ऐसा इसलिए बोलते थे क्योंकि मेरी मॉम भूतों को देख सकती थी। अक्सर जब हम घर से बाहर निकलते थे तो वो मुझे एक बात बोलती थी कि हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ बहुत सारे भूतों का वास है। उनके हिसाब से भूत थोड़ी अलग जगहों पर रहना पसंद करते हैं, खासकर वाटर बॉडीज़ के पास, क्योंकि वो जगह भूतों के लिए परफेक्ट होती हैं। एक दिन कार से जाते वक्त मेरी मॉम चीख उठी। तब हम एक नदी के पास थे। फिर उन्होंने बताया कि उस जगह पर एक साथ बहुत सारे भूत थे। मैंने पूछा कि आखिर कौन सी जगह पर। उन्होंने नदी के पास एक जगह पर अपनी उंगली पॉइंट की और बोली वहाँ पर। मैं उस समय बहुत डर चुकी थी। उस जगह को पार करने के बाद वो पीछे मुड़कर देखने लगी और बोली कि ये घटना काफ़ी अजीब थी। और इसके बाद उससे भी भयानक कुछ हुआ। कुछ दिनों बाद मैं टीवी देख रही थी। एक न्यूज़ में बताया गया कि नदी के पास किसी अनजान लड़की की डेड बॉडी मिली। मुझे पूरा यकीन था कि ये वही जगह थी जहाँ से हम उस दिन गुजरे थे, और वो डेड बॉडी वहीं थी जहाँ पर मेरी मॉम ने अपनी उंगली पॉइंट की थी। मैंने मॉम को बताया, लेकिन वो बोली इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है। और वो ये भी बोली कि शायद उस डेड बॉडी को देखने के लिए ही वहाँ पर इतने सारे भूत इकट्ठा हुए थे। मैं उस रात ठीक से सो ना पाई क्योंकि मॉम की बातों ने मुझे बहुत हैरान करके रख दिया था। ये कुछ साल पहले की ही बात है। वो जनवरी का महीना था। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि पूरा शहर बर्फ से ढका हुआ था। सड़कों पर ज़्यादा लोग नहीं दिखते थे और उस टाइम मैं एक 2 स्टोरी बिल्डिंग पर रहता था। रोड के दूसरी तरफ ही एक पार्क और एक बेंच भी था। एक रात की बात है, मेरे फ़ोन की बैटरी लो थी तो मैं बैल्कनी के पास अपना चार्जर लेने आया और तभी मैंने देखा कि पार्क के उस बेंच पर एक बच्चा बैठा था। बाहर बहुत स्नोफॉल हो रही थी और इस समय किसी बच्चे का बाहर बैठना मुझे थोड़ा अजीब लगा। बट फिर मुझे लगा कि शायद वो अपने पेरेंट्स का यहाँ पर बैठकर इंतज़ार कर रहा हो। और फिर मुझे लगा मुझे जाना चाहिए और मैं अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में गया और कुछ वेबसाइट्स चेक करने लगा। रात के कुछ 12 बज रहे थे और फिर मुझे लगा कि मुझे एक बार चेक करना चाहिए कि वो वहाँ पर है या नहीं। और जैसे ही मैं वहाँ गया मैंने देखा वो बच्चा अब तक वहीं पर बैठा हुआ था। मुझे लगा शायद कोई तो बात होगी। कुछ देर सोचने के बाद मैंने साइट पर एक पोस्ट शेयर की जिसे मैं अक्सर देखा करता था। गाइस, बाहर एक बच्चा बैठा हुआ है। क्या मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए? मैं पीछे घूमा। मैंने सोचा क्यों ना उस बच्चे से थोड़ी बात कर ली जाए। मैं बालकनी के पास गया और खिड़की खोली और लाउडली चिल्लाते हुए बोला, हे बच्चे। ऐसा लगा कि उसे मेरी बातें सुनाई नहीं दी और वो अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था। मैं काफ़ी देर तक आवाज़ें लगाता रहा पर फिर मैंने उसे छोड़ दिया और फिर मैं अपने कुछ कमेंट देखने लगा जो पोस्ट मैंने अभी की थी। उनमें से एक कमेंट मुझे बहुत अजीब लगी। हे सुनो, वो कोई इंसान नहीं है। दरवाज़ा बंद करो और सो जाओ, उससे बात मत करना। ये कमेंट पढ़कर मानो मेरे होश ही उड़ गए। मैं धीरे धीरे बालकनी के पास जाने लगा और मैंने वहाँ पर देखा कि वो बच्चा गायब हो चुका था। वो अब वहाँ पर नहीं था। क्या वो सच में एक भूत था या फिर वो कहीं और चला गया था? ये सब सोचते सोचते मैं विंडो बंद करने लगा और तभी मेरी नज़र नीचे पड़ी और मैंने देखा कि वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ था।
वो ठीक मेरी बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा हुआ था। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने जल्दी जल्दी खिड़की बंद की और उसे पूरा लॉक कर दिया। उस रात मैं सो ना सका। जैसे तैसे मैंने वो रात गुजारी और लकीली उस रात कुछ भी नहीं हुआ था। क्या होता अगर वो कमेंट मुझे नहीं दिखता? क्या वो भूत मेरे घर में घुस जाता? ऑफ कोर्स हो सकता है कि वो बच्चा एक इंसान ही हो, पर जो भी हो मैं उस रात को अपनी ज़िंदगी से कभी नहीं भुला सकता। ये हादसा मेरे कॉलेज के दिनों में हुआ था। मैं एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ, इसीलिए मुझे नए लोगों से मिलना और उन्हें दोस्त बनाना बहुत पसंद है। पिछले सेमेस्टर में मैंने काफ़ी अच्छे दोस्त बनाए और हम सभी अक्सर एक साथ रहते थे। हमारे ग्रुप में एक लड़का था जिसका नाम समीर था। क्योंकि हम ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे तो हम सभी वहाँ पर रेंट पे रहा करते थे, लेकिन समीर का वहाँ पर खुद का मकान था। तो हम सभी समीर के घर पर जा रहे थे क्योंकि समीर का घर वीकेंड और पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए हमारी फेवरेट जगह बन गई थी। किसी पार्टी में ज़्यादा नशा होने के बाद हम लोग वहीं पर अपनी रात गुजार लेते थे। ऊपर की मंजिल पर 4 बेडरूम थे जिसमें कि समीर का कमरा सबसे बड़ा था। हालांकि समीर का कमरा बड़ा होने की वजह से कमरा थोड़ा सा भयानक सा भी लगता था। उसके कमरे में हमेशा एक अजीब सी गंध आती थी। वो शायद इसलिए क्योंकि समीर कभी अपने घर की सफाई नहीं करता था। हम ग्रुप में 5 लोग थे जिसमें मौली और मैं लड़कियां थीं, और उस समय मौली और डेविड एक दूसरे को डेट कर रहे थे, इसीलिए वे हमेशा अपने आप में ही व्यस्त रहा करते थे। तो ग्रुप में सिर्फ हम 3 लोग ही बचे रहते थे। समीर एक खुश मिजाज लड़का था। उसने बताया कि उसका बचपन काफ़ी परेशानियों से गुजरा था। उसके फादर शराबी थे तो उसकी माँ ने उन्हें डाइवोर्स दे दिया था। उसकी माँ ने बताया कि उनकी फादर की अस्पताल में ही मौत हो चुकी है। समीर उस समय हाई स्कूल में पढ़ रहा था। उसके फादर का लिवर फेल होने की वजह से वो मर चुके थे। ये घर समीर के पिता का था। उनकी मृत्यु के बाद ये घर उसकी माँ को विरासत में मिला। समीर बहुत मुश्किल से अपने फादर की बात करता था। जब भी वह उनके बारे में बात करता था उसकी दबी हुई एक भावना को देख सकते थे हम। उसके चेहरे पर उनके लिए दुख था। पर मुझे एक बात अजीब लगी। पहले समीर के फादर यहाँ पर रहा करते थे पर उनकी एक भी तस्वीर नहीं थी, लेकिन कभी भी हम में से किसी ने भी उसके पास्ट को जानने में उत्सुकता नहीं दिखाई क्योंकि हमारे ऐसा करने से उसे ठेस पहुंच सकती थी। हर शनिवार की तरह हम समीर के घर जा रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए हम कुछ अजीब सा नोटिस करने लगे। वो कभी खिड़कियां नहीं खोलता था। उसके घर के कोने में एक मेज पड़ी थी जिस पर बाइबल और जीसस क्राइस्ट की मूर्ति रखी थी। ये उसकी माँ ने वहाँ पर रखा था। उसने हमें बताया कि वो एक धार्मिक हैं, लेकिन हमने कभी उसे किसी भी तरह छूते नहीं देखा। एक दिन मौली एक टेबल पर मोमबत्ती जलाने गई, लेकिन तुरंत ही समीर के हाव भाव बदल गए। उसने मौली को ऐसा करने से रोका और कहा कि वो लोग किसी भी तरह उन चीज़ों को ना हाथ लगाएं। अगले महीने ही उसकी मॉम आ रही हैं और वो ये सब कुछ ले जाएंगी। हमने इस बात को इग्नोर कर दिया। हम जितना ज़्यादा उसके घर में ठहरते थे हमें महसूस हुआ कि समीर कुछ ठीक नहीं है, और उसका घर भी बड़ा अजीब था क्योंकि कड़कड़ाती गर्मी के दिनों में भी हमें वहाँ पर सर्दी महसूस होती थी, जो कि काफ़ी अजीब बात थी। एक दिन मैं बाथरूम में शावर ले रही थी। उस समय मैं घर पर अकेली थी। मौली और डेविड किसी काम से बाहर गए थे और समीर और रॉबर्ट सब्जी लाने के लिए मार्केट में गए हुए थे। मैं उस समय घर में अकेली ही थी। बाथरूम सीढ़ियों के नीचे ही था, इसीलिए मैं अपने कपड़े बदलने के लिए ऊपर जाने लगी। जैसे ही मैं समीर के कमरे के सामने से गुजरी तो मेरे दिल का धड़कना बंद हो गया। मैंने देखा कि कमरे में एक गंजा आदमी समीर के बिस्तर पर बैठा था। वो बिल्कुल ही नंगा था। मैंने उसे आवाज़ मारी, हे, कौन हो तुम और घर के अंदर कैसे घुसे? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो पीछे तक भी नहीं मुड़ा। मैं मेन डोर की तरफ भागने लगी क्योंकि मैं एक बंद घर में एक अजनबी को देखकर डर चुकी थी। उस आदमी ने तुरंत अजीब तरीके से अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। वो पीछे तो नहीं मुड़ा, लेकिन अपना सिर बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा। मैं इस घटना को देखकर चिल्ला उठी। मैं बाथरूम से सीधी भागकर बालकनी की तरफ गई और तभी एक कार वहां आकर रुक जाती है। वो रॉबर्ट था।
क्या हुआ सोनाक्षी? एक आदमी घर के अंदर घुस चुका है। हाफने की वजह से मैं ढंग से बोल भी नहीं पाई कि तब तक रॉबर्ट घर के अंदर जा चुका था। उसने घर का कोना कोना छान मारा। नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर तुमने किसे देखा था? मैं देखने के लिए अंदर आने लगी, लेकिन मेरा दिल अभी भी घोड़े की तरह रफ्तार से धड़क रहा था। मैं दोबारा समीर के कमरे में झांकने लगी, मगर इस बार वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो आदमी मानो जैसे हवा में ही गायब हो चुका हो। तभी समीर भी वहाँ आ चुका था। हे सोनाक्षी, क्या हुआ? अरे कुछ भी नहीं भाई, बस खामोखाई डरे जा रही है। लगता है इसे अकेले रहने की आदत नहीं है। उस समय मैं बहुत शर्मिंदा हुई। अब मुझे लगा कि ये शायद मेरा वहम होगा, लेकिन समीर नहीं हंसा। वो मेरे पास आया और धीमी आवाज़ में बोला, क्या तुमने किसी को देखा यहाँ पर? हाँ, मैं ऊपर जा रही थी तो मैंने देखा कि एक गंजा आदमी तुम्हारे बेड पर आकर बैठा हुआ था। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? नहीं, वो तो मैं नहीं देख सकी। ओह कम ऑन यार, तुम्हें लगता है कि यहाँ कोई आ सकता है? घर में मेन डोर के अलावा कोई दरवाज़ा नहीं है, और अगर कोई यहाँ पर आ भी गया तो वो हमें दिख जाएगा। और मैंने पूरे घर का एक एक कोना चेक कर लिया, पर मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं मिला। समीर ने कुछ भी नहीं कहा। वो डिनर के लिए किचन की तरफ चला गया। मैंने अपने कपड़े चेंज किए और उसी बारे में सोचने लगी जो कि अभी कुछ देर पहले हुआ था। समीर ने मुझसे ये क्यों पूछा कि मैंने उस आदमी का चेहरा देखा या नहीं? क्या उसे भी विश्वास है कि जो मैंने कहा वो सब रियल है? क्या समीर उस आदमी से पहले कभी मिला है? उसका उससे क्या रिश्ता है? डिनर करने के बाद सब लोग मूवी देखने लगे। हम बियर पी रहे थे। मॉली और डेविड उस रात नहीं आ सके, तो आज सिर्फ हम तीन ही थे। रॉबर्ट और मैं काउच पर बैठे हुए थे और समीर किचन की खिड़की के पास शांत खड़ा हुआ था। मैं उसके पास गई और पूछा, सब ठीक तो है ना समीर? उसने मुझे देखा तक नहीं और एक चुप्पी के साथ खड़ा रहा। मैंने बिस्तर पर जाने का फैसला किया और जैसे ही मैं पीछे जाने के लिए मुड़ी, समीर ने कहा, मैं कभी कभी अपने फादर से बात करता हूँ। क्या कह रहे हो तुम? मैंने चौंकते हुए पूछा। रॉबर्ट ने तुरंत गेम खेलना बंद कर दिया और उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। मेरे पास मेरे पर्स में उनकी एक फ़ोटो भी है। मैं उनसे कभी कभी बात करता हूँ और मैं हमेशा उनसे पूछता हूँ कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा और वो मुझे देखने के लिए कभी क्यों नहीं आए। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ समीर, लेकिन शायद तुम्हें अपनी माँ से इस बारे में बात करनी चाहिए। हम ये सुनकर थोड़ा सा चौंक गए। वो सच में एक मरे हुए आदमी से बात करने की बात कर रहा था। मैंने उससे टूटी आवाज़ में कहा, समीर, एक मरे हुए आदमी से बात करना पॉसिबल नहीं है। अब तुम्हें ये सब बंद करना चाहिए। मुझे लगता है कि जब मैं सो रहा होता हूँ वो मुझे देखने के लिए आते हैं। ये सुनते ही मुझे गूज़बम्प आ गए। मैं उसको देख सकती थी। हम बता सकते हैं कि वो बेहद खौफनाक तरीके से मुस्कुरा रहा था। शायद उसकी मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। उसे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत थी। हमने उसे बेड पर लिटाने का डिसाइड किया और हमने उसकी माँ को भी फ़ोन करके उसके इस अनहेल्दी बिहेवियर के बारे में बताया। हमने अब उसे लिटा दिया था, पर वो बड़बड़ा रहा था, तुम लोग भरोसा क्यों नहीं करते? भरोसा करो मेरा, भरोसा करो। हम लोग समीर के कमरे से बाहर आकर लिविंग रूम में कुछ फिल्में देखने के लिए बैठ गए ताकि हम समीर की उन डरावनी बातों को भुला सकें। मूवीज़ देखते देखते पता नहीं हम दोनों कब सो गए। मैं सोफे पर और रॉबर्ट नीचे ही सो गया था। सोते समय अचानक ही मेरी आंख खुल गई। घर में पूरी तरीके से अंधेरा था। मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस हो रही थी। तभी मुझे प्यास लगने लगी थी, तो मैं पानी पीने के लिए रसोई की तरफ उठकर जाने लगी। मुझे लगा कि एक बार समीर को चेक कर लेना चाहिए, तो मैं बेडरूम में गई और उसका दरवाज़ा खोला। मेरा दिल धड़कना बंद कर चुका था। वहाँ पर एक गंजा आदमी समीर के सीने पर तैर रहा था। वो उसे अपनी लाल आंखों से देख रहा था, वो भी बिना पलक झपकाए। वो जोर से सांस लिए जा रहा था। उसके शरीर से एक जानलेवा सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी, जो कि मेरे फेफड़े को दर्द पहुंचा रही थी। मैं हिल भी नहीं पा रही थी और न ही चिल्ला पा रही थी। वह आदमी रुक गया और समीर के सीने पर बैठ गया। उसने फिर अपना बड़ा सा मुंह खोला और मेरे दोस्त के जिस्म को चूसने लगा। मैं देख सकती थी कि समीर की आत्मा हवा में बह रही थी और उसके मुंह में समा रही थी। समीर पीला पड़ रहा था और ब्लडलेस भी हो रहा था। वो राक्षस उसे मार रहा था। ये देखकर मैं खुद को रोक ना पाई और बहुत जोर से चिल्ला पड़ी। उस दाने ने मेरी तरफ देखा और मैंने देखा कि उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसकी काली चलती आंखों से
उसका खोखला काला मुंह और भी भयानक लग रहा था। रॉबर्ट मेरी चीख सुनकर जाग उठा। वो मेरे पास आया। क्या हुआ सोनाक्षी? मैंने अपने मुंह को ढका और फ्लोर पर बैठ गई। हमने समीर को उस रात हॉस्पिटलाइज किया। उसका ब्लड प्रेशर तेज़ी से गिर रहा था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि हम उसे नहीं बचा सकते, और अफसोस कि समीर अब हमारे बीच नहीं रहा। जब हम उसके घर पर नहीं रहते थे तो भी मेरी उससे बात होती थी, लेकिन उसने कभी अपने पिता का जिक्र नहीं किया था। पहले मुझे समीर की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं नहीं मान पा रही थी कि कोई कैसे एक मरे हुए आदमी से बात कर सकता है। लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है कि उस घर में अभी भी उसके पिता की आत्मा रहती है।